हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिजी एग्जाम। आज हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची शब्दों का कौन से युग्म सही नहीं है? तो कौन से युग्म सही नहीं है? वसुमती धरती, वाजी सिंह, मरीचि किरण, वाहिम आग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वाजी सिंह। ये सही नहीं है क्योंकि वाजी का अर्थ होता है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीड शब्द का क्या अर्थ नहीं है? तो क्या अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए है घर, ऑप्शन बी है घोंसला, ऑप्शन सी है कुटीर, ऑप्शन डी है रैन बसेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुटीर। ये नीड का अर्थ नहीं है। बाकी जो घर है, घोंसला है, रैन बसेरा, ये सभी क्या है? नीड शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बादल शब्द का सही पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है नीरद, ऑप्शन बी है जलज, सरोज, पंकज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बादल का पर्यायवाची है। बाकी जलज, सरोज, पंकज ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खर का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए है रावण, कुंठित, गधा और मूर्ख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गधा खर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून शब्द का सही विलोम होगा? तो न्यून शब्द का सही विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए अधिक हो जाएगा, अल्प का विलोम हो जाएगा महा हो जाएगा, बहु हो जाएगा, ये सब अल्प के हैं। सघन का हो जाएगा विरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम संगत नहीं है? मतलब कौन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है? तो ऑप्शन ए अथ इति, ऑप्शन बी उग्र सभ्य, ऑप्शन सी हो जाएगा द्विज ब्राह्मण, ऑप्शन डी होगा जंगम स्थापन। ये सब क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी है द्विज और ब्राह्मण, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला, अर्थात सांप, दाज, चंद्रमा, ब्राह्मण, पक्षी, ये सभी द्विज के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महोदार्य संधि शब्द में संधि हेतु किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तो किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आ प्लस औ इज इक्वल टू हो जाएगा औ हो जाएगा। ये हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन ए है नम धन स्ते, नमस धन ते, नमः धन ते, नमः धन स्ते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नमः धन ते, ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धड़ाधड़ में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऑप्शन बी समास हो जाएगा। तो संधि किसे कहेंगे? तो संधि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके खंड एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये मुख्यतः समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, जिसके प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास कहेंगे। अव्ययी होने के कारण संपूर्ण समासिक पद अविकारी होता है, अर्थात पद में लिंग वाचक कारक के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन नहीं होगा। जैसे याद रखना है अजन्म जन्म से लेकर। दूसरा देखेंगे तत्पुरुष समास, जिसका फर्स्ट पद क्या हो? प्रधान हो और प्रथम पद गौड़ तथा आश्रित हो। जैसे याद रखना है रसोई घर, रसोई के लिए घर। तीसरा देखेंगे द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे माता पिता, माता और पिता हो जाएगा उसका उदाहरण। चौथा देखेंगे बहुब्रीहि समास, जिसके दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करे, उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात क्या हो जाएगा? विष्णु हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कर्मधारय समास, इसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से हो, उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे नील गाय, नीला है, इसमें नीला गाय की विशेषता प्रकट कर रहा है। छठवां देखेंगे द्विगु समास, इसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। जैसे हो जाएगा अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, इसका उदाहरण हो जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मारपीट कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है बेविभाव समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो अभी हमने देखा है मारपीट, मार और पीट, ऑप्शन डी द्वंद्व समास हो जाएगा। अब इसके प्रकार के बारे में थोड़ा देख लेंगे। जिसके दोनों पद समान हो उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। और यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इतरेत्तर द्वंद्व, दूसरा है समाहारक द्वंद्व, तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चक्रधर कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब इसके भी प्रकार के बारे में देख लेंगे। बहुब्रीहि मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है समानिधिकरण बहुब्रीहि समास, दूसरा है वैधिकरण बहुब्रीहि समास, तीसरा है तुल्य योग बहुब्रीहि, चौथा है व्यतिहार बहुब्रीहि समास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है आ, ई, उ, ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ई हो जाएगा। अब ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या कहेंगे? मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ए, ये सब हो जाएगा, ह्रस्व स्वर इसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन है, तब ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो ऊष्म व्यंजन है ऑप्शन डी ह हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है, जैसे स, स, ह, ये सभी क्या हैं? ऊष्म व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता? तो किसका बोध नहीं होता? पद का, पक्षियों के नाम का, पशु के नाम का, आदमी के जाति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में आदमी के जाति का बोध नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है? कवि है, गंगा है, सुंदरता है, धैर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो सर्वनाम मुख्यतः कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। तो इसके प्रकार देख लेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है आप आ गए, दूसरे ऑप्शन बी है आपके जाने के बाद नौकर आया, ऑप्शन सी है मैं यह काम आप ही करूँगा, ऑप्शन डी है अब आप आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके प्रकार के बारे में देख लेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, मैं अपना सिर खुजाता हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन सी है अकर्मक सकर्मक दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में मैं कर्ता के खुजलाना क्रिया का प्रभाव कर्म सिर पर पड़ता है, अतः यह क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।